सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो ये होता है, जब मैं भी एक स्टूडेंट था आपकी तरह यहाँ बैठता था, चुप करके बैठना। जब कोई सामने बोलने आता है तो उस समय उसको चुप करके बैठ के सुनना सबसे मुश्किल काम है, जो आप सबको भी करना है। मैं आप सब में से ही एक स्टूडेंट हूँ। पता नहीं कितने यहाँ पर बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं जानते हैं कि नहीं जानते कि मैं भी यहीं से ही आज पढ़ के निकला हूँ। जब हम यहाँ पर पढ़ते थे तब आपका जो शिक्षा निकेतन स्कूल है वो सिर्फ 10th तक था, जब तक मैं पढ़ा। जब हमारा बैच यहाँ से चला गया था उसके बाद 11th 12th यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, वरना 11th 12th भी मैं यहीं से पढ़ता। तो उसके बाद मुझे रणधीर हायर सेकेंडरी में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन आज मुझे जो भी लोग जानते हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, वो है शिक्षा निकेतन स्कूल। और आप सभी स्टूडेंट्स बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसलिए अपने स्कूल को जितना हो सके आगे बढ़ाएं, और जब आप इस स्कूल से निकलें और जिस भी जगह पर पहुँचें, चाहे आप किसी सरकारी नौकरी में जाते हैं, प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, अपना स्कूल को मत भूलिएगा। ये मैं शुरुआत में सबसे पहले। और मैं धन्यवाद करूंगा जो मेरे टीचर्स यहाँ पर, आप कई सारे टीचर्स चेंज हो चुके हैं। एक सुदेश सर सामने खड़े हैं, जिससे मैं पढ़ चुका हूँ, मैथ पढ़ाते थे। हरीश सर और भी कई सारे टीचर्स थे। अब बड़े सारे नए टीचर्स आ चुके हैं जिनको मैं जानता भी थे। धन्यवाद जिन्होंने मुझे पढ़ाया। आज मैं पत्रकार हूँ, जिसे आप अंग्रेजी में जर्नलिस्ट कहते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। आप सब में से अपनी 12th के बाद कुछ भी आप लोग सोच रहे होंगे, कई लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कई लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कई लोग अलग अलग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन जर्नलिज्म बड़े कम लोग सोचते हैं। मेरा आज आप लोगों से रूबरू होने का एक यही कारण था कि मैं आपको अपने इस प्रोफेशन के बारे में बताऊं कि आप में से अगर कोई भी बच्चा बच्ची इस प्रोफेशन में जाना चाहे तो ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है और एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आज जब कोरोना में कई सारे लोगों की जॉब्स चली गई, यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी कई जगह पर कई महीने नहीं आई, तो एक हमारा ही प्रोफेशन था जर्नलिज्म का, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा कोरोना में। क्योंकि जब भी कोई मेजर एक्टिविटी होती है देश के अंदर तो सबसे ज़्यादा काम बढ़ता है मीडिया का। हमें जब आप कोरोना में अपने अपने घरों में थे तो हम लोग आपको वहाँ से रिपोर्ट करके दिखा रहे थे कि कोरोना में इतने केसेज आ गए, किस तरह से आपको अवेयर करना है। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम वो चीज़ को आपके घरों तक पहुँचाते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया। मीडिया की मदद से, चाहे वो अखबार है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो टीवी है। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। इसमें अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद जर्नलिज्म में बैचलर्स भी कर सकते हैं और उसके बाद आगे मास्टर्स भी कर सकते हैं। पहले हमारे जम्मू के अंदर जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं थी। आज हमारे जम्मू में जर्नलिज्म की पढ़ाई आ चुकी है, जिसमें अगर आप बैचलर्स करना चाहें तो यहाँ पर 2 कॉलेजेस हैं जो बैचलर्स करवाते हैं जर्नलिज्म में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आपको मास्टर्स करवाती है और पीएचडी भी करवाती है जर्नलिज्म मीडिया स्टडीज में। तो अगर आप ये पढ़ाई करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अब ये जर्नलिज्म है क्या? क्या कोई भी बच्चा बच्ची बता सकता है जर्नलिज्म को वो किस तरह समझते हैं? क्या जर्नलिज्म है? कोई भी बताए, कोई भी, किसी को पता है जर्नलिज्म क्या है? पत्रकारिता किसे कहते हैं? कोई भी स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं उनको तो पता होना चाहिए। पता है किसी को? आपको पता है? हाँ बोलो। वेरी गुड। जो देश विदेश की खबरें हम तक पहुंचाते हैं। अब जर्नलिज्म देश विदेश से हमारे घरों तक पहुंच चुका है। वो कैसे पहुंच चुका है कि आज
छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से भी आप तक खबरें पहुंचती है। सांबा में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ, राजौरी में क्या हुआ, भद्रवाह में क्या हुआ, ये आप तक पहुंच रहा है। पहले हम सिर्फ देखते थे जी न्यूज़ पे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, लेकिन आज हमारे पास हमारे जम्मू के छोटे छोटे कस्बों की भी खबरें आती हैं। तो हमारा जर्नलिज्म कितना वास्ट हो चुका है, जिसे हम आजकल सोशल मीडिया कहते हैं। जर्नलिज्म की एक डिजिटल ब्रांच जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, आज वो इतना वास्ट हो चुका है। कोई ये बता सकता है कि सबसे पहला जर्नलिस्ट कौन है हमारे देश का? बड़ा मुश्किल सवाल है, कोई बता सकता है? मैं टीचर से जी सर, क्या आप बता सकते हैं? The first journalist of Indian history is before the Ashoka reign, and if you will say that Sanjay in the Mahabharata, the way he narrates the story, that is the example of the objectivity of the journalism. महाभारत आपने देखी होगी, महाभारत, उसमें संजय धृतराष्ट्र की जिनकी आंखें नहीं होती है, संजय जी उनको दिव्य दृष्टि से सारी चीज बताते हैं कि भाई कौरवों और पांडवों की जंग चल रही है, वहां पर ये हो गया, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अब दुर्योधन को मार दिया भीम ने। तो वो जो चीज़ नरेट कर रहे थे वो सबसे पहले जर्नलिस्ट थे। लेकिन अब मैं आपको देसी भाषा में बताऊं, हमारा सबसे पहला पत्रकार कौन है? सबसे पहला पत्रकार है जब आप अपने घरों में जाते हैं तो आप घर में जाकर अपनी मम्मी से जो बात सुनते हैं, आज मोहल्ले में ये हो गया, आज मोहल्ले में ये हो गया, तो सबसे पहले जर्नलिस्ट वो है जो आपके घरों में रात को लेडीज जो सब छोटी छोटी बातें बताती हैं, आज ये हो गया, ये हो गया, या आप भी स्कूल से घर जाके मम्मी को बोलते हैं, मम्मा आज मेरे साथ फ्रेंड ने आज मुझे ये स्टोरी सुनाई। तो ये सब चीज़ें जो है पत्रकारिता में आती हैं। अब जब हम इस चीज़ को टीवी में लेकर आते हैं तो वो बन जाता है जर्नलिस्ट। मास्क लगाना है, हमें सैनिटाइजर यूज करना है, ये टेबल पे सैनिटाइजर पड़े हैं, तो ये सब चीज़ें जो है जर्नलिज्म का एक पार्ट है, जिसे हम पत्रकारिता करते हैं। महात्मा गांधी जी भी एक पत्रकार थे, जो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, वो भी एक पत्रकार थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए उस समय पेपर्स पे अपने संदेश लिख के भेजते थे, जिसे आजकल हम न्यूज़पेपर कहते हैं, क्योंकि उस समय इंडिया के पास अपने न्यूज़पेपर प्रेस नहीं थी, अंग्रेज़ थे यहाँ पर, वही अपनी प्रेस चलाते थे। तो हाथों से पेपर लिख के आज़ादी के संदेश पहुँचाए जाते थे घर घर में। वो भी एक पत्रकारिता थी जो आज़ादी से पहले की जाती थी। वही चीज़ कन्वर्ट हो गई अखबारों में जब हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारे अपने न्यूज़पेपर्स आ गए, टाइम्स ऑफ इंडिया, द बॉम्बे टाइम्स, नव भारत टाइम्स, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आज वही चीज़ जो है चेंज हो चुकी है सोशल मीडिया। हमारा ये जर्नलिज्म, जिसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 12वीं के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। हम पत्रकार, अगर हमें कोई चैनल नौकरी ना भी दे तो हम अपनी पत्रकारिता से खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब ये रेवेन्यू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? जैसे कि आज के टाइम पे कोरोना है, कोरोना में नौकरियां जिनके पास थी उनमें से कई लोगों की नौकरी चले गई क्योंकि सैलरीज नहीं लोग दे पाए, टीचर्स की नौकरी नहीं रही। ऐसा आपकी न्यूज़ देखते हैं, लेकिन आज तक नौकरी नहीं होती, या क्या करें? तो मैंने कहा आपने क्या किया? कहने लगा मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने B.Com करी। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा कितने नंबर आए? मैंने इतने नंबर आए। मैंने कहा कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आपके एक्सपर्टाइज हो? उसने कहा मुझे अकाउंट्स बड़ा अच्छा आता है। बहुत अच्छा। मैंने कहा आप एक काम करो, मेरा फ़ोन नंबर लिखो और मुझे ठीक 2 महीने के बाद फिर फ़ोन करना, लेकिन 2 महीने वो काम करना जो मैं कह रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा आप एक अपना YouTube चैनल बनाओ और जो आपको अकाउंट्स आता है आप उसमें बच्चों को क्लासेस दो, जैसे हम कहते हैं ट्यूटोरियल क्लासेस, कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन। कोरोना के दिनों में बच्चे करते थे। उस स्टूडेंट ने मेरी बात मानी, उसने वो क्लासेस देना शुरू कर दिया। पहले दिन उनके वीडियो को 5 लाइक आए, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 25, ऐसे बढ़ते बढ़ते उसकी वीडियोस को 5 आएंगे, आपकी ऐड दें। तो जब उस बच्चे अकाउंट्स की क्लासेस ऑनलाइन देनी शुरू की तो उसकी रेवेन्यू
महीने के बाद उसने मुझे कहा भैया मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद से रेवेन्यू जनरेट। ये है हमारे सोशल मीडिया की, इसका अगर आप हिस्सा लेते हैं तो आप खुद से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और आगे लोगों को जॉब पे भी रख सकते हैं। इसीलिए अगर आप कल को इस प्रोफेशन सोशल मीडिया की, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चा जर्नलिज्म के अंदर आना चाहे तो उनको पता होना चाहिए कि हम जर्नलिज्म में किस तरह से अपना घर का गुजारा कर सकते हैं। अब जर्नलिज्म में आने का मतलब ये तो नहीं है कि हम घर में कुछ ना कुछ पैसे लेकर ही जाने पड़ेंगे, घर का गुजारा करना है। अगर घर का गुजारा नहीं होगा तो फिर हम उस प्रोफेशन का क्या करेंगे? तो ये प्रोफेशन आपको अगर नौकरी नहीं भी देता तो आप खुद से लोगों को नौकरी देते हैं। अब जर्नलिज्म की कई सारी स्कीम्स हैं जिनमें एक आती है प्रिंट जो हम अखबार है, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक जो हम टीवी देखते हैं और एक आता है सोशल मीडिया जो हम मोबाइल में देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और वेबसाइट। इन सभी में आप अपना अपना प्रोफेशन जो है एक्सेल कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सभी लोग भी पत्रकार बने, लेकिन अगर किसी को इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट आता है तो वो इस प्रोफेशन को जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि इस प्रोफेशन ने आज देश में बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी दिए हैं जो आज प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यूज करते हैं और इंटरव्यूज करने के बाद उनको ना ही पूरा देश पूरा वर्ल्ड जानता। आप में से भी किसी को कोई एक ऐसा हो सकता है जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। ये हमारी पत्रकारिता जिसे हम जर्नलिज्म कहते हैं। जर्नलिज्म इतना आसान भी नहीं है जो किसी को लगता है। जर्नलिज्म भी बड़ी टफ जॉब है, एक मुश्किल जॉब है जिसमें हमें सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में घूमना पड़ता है। मेरे एक और पत्रकार भाई यहाँ पर आए हैं, ये सभी हम जब जो काम करते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर धूप है, बाहर गर्मी है, बाहर सर्दी है। जब हमें काम करना तो काम करना है। वो इसलिए क्योंकि जो टीवी में या मोबाइल पे हमारी वीडियोज़ का इंतज़ार कर रहा है कि बाहर क्या हुआ, हमें उनको निराश नहीं करना है। हमें उन तक वो वीडियो, वो अपनी न्यूज़ अपने माध्यम से पहुँचाना। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का खास ध्यान ये भी रखना है कि हमारी पत्रकारिता से किसी को नुकसान ना हो। इसीलिए जब हमें पत्रकारिता पढ़ाई जाती है तो उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसे हम कहते हैं पीस जर्नलिज्म। पीस का मतलब आप जानते हैं शांति। एक जर्नलिस्ट का काम होता है कहीं पे आग लगी हो तो उसमें पानी डालना, आग को बुझाना। ऐसा नहीं करना कि उसमें पेट्रोल डाल देना पूरा आग बैठ। तो जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा काम ये भी है कि उसे उस स्थिति को कंट्रोल कैसे करना है ताकि उस स्थिति से देश के अंदर हालात को खराब ना हो, बल्कि स्थिति को इस तरह से हैंडल किया जाए कि आपसी प्यार, आपसी भाईचारा देश के अंदर बना रहे। तो ये एक सबसे बड़ी ड्यूटी होती है जर्नलिस्ट की कि उसे जहाँ पर वायलेंस, जहाँ पर क्लैशेस, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो वहाँ पर सिचुएशन को कैसे संभालना है। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है जर्नलिज्म को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, आप मुझे पूछ सकते हैं, या मैं जितनी देर तक आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं। अगर टीचर्स के मन में भी कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। अब जर्नलिज्म के अंदर एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जर्नलिस्ट को लोग उतना ही प्यार दें जितना किसी एक जर्नलिस्ट को देते हैं। लेकिन इस वजह से एक जर्नलिस्ट को अपना मोराल डाउन नहीं करना। वो इस तरह से अब देश के अंदर जर्नलिस्ट हैं सुधीर चौधरी, देखे होंगे आपने उनका प्रोग्राम DNA जी न्यूज़ पे आता था, आज तक पे चलेंगे। या जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, अर्नब गोस्वामी, आपने खुद ही नाम लिया, वो खुद ही बोलते हैं किसी को बोलने नहीं देते। तो पत्रकार का एक ये भी कर्तव्य रहता है कि वो दूसरे को भी सुने, क्योंकि कम्युनिकेशन जब आपको कभी मुझे लगता है कि 12th तक जो आर्ट्स के बच्चे होंगे तो उनको शायद कम्युनिकेशन पढ़ाया जाए। कम्युनिकेशन हमेशा दोनों तरफ से, जैसे हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ,
आप वो चीज़ समझ रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं, फिर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन। अगर ऐसा हो कि आप ही बोलते रहें, दूसरा कुछ बोले ही ना, तो वो भी एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं होती, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है। तो एक पत्रकार को सुनने की चाहिए, ये नहीं कि बोलते रहना, वो भी नहीं। क्योंकि जब आप किसी को सुनेंगे तो जो दर्शक हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, अगर ये बोल रहा है तो सुन भी रहा है। सवाल आप करिए लेकिन जवाब भी सुनिए। कहीं कहीं पत्रकार ऐसा करते हैं कि सवाल कर देते हैं, जब जवाब आने वाला हो तो बीच में टोकते हैं। उससे क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से आगे निकल नहीं जाती। कि कई बार आप भी टीम में देखते हो, सुन ही नहीं रहा, बोलने नहीं दे रहा। तो एक पत्रकार का ये भी एक कर्तव्य है, एक उसकी ड्यूटी है कि दूसरे व्यक्ति को भी सुने। इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा कहा जाता है कि इट्स ए टू वे प्रोसेस। ये दो वे प्रोसेस है, एक सुनाएगा, दूसरा सुनेगा और उसको समझेगा। अब कम्युनिकेशन के सबसे बड़ा एक जो मीडियम है वो है लैंग्वेज मीडियम। अगर अंग्रेजी बोलोगे तो मैं कहना तमिलनाडु, उसमें जो कहना है कि उस मीडियम में बात करो तो मुझे समझ आए। फिर अगर आप उस मेट्रो सिटी में जाते हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपको अंग्रेजी में ही बात करनी है, देन आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। या फिर जहाँ पर आपको लगे कि आपकी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो हिंदी बेस्ड है, उन्हें हिंदी समझ आती है। जैसे हमारा जम्मू है, जम्मू के अंदर मैक्सिमम लोगों को वीडियो अच्छी लगती है जो हिंदी में होती है। आप कभी भी देखिए जो अंग्रेजी की वीडियोज़ हैं हमारे जम्मू में ज़्यादा नहीं देखी जाती, यहाँ पे ज़्यादा हिंदी वीडियोज़ देखी जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपके लिसनर को समझ आए, हमें वही होगा। तो कोई सवाल आपका करिए करके अगर माइक पकड़ लेंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे जैसा इस सिचुएशन में। इसीलिए हमें एक एथिक्स जर्नलिज्म के क्या है हमें वो पता होनी चाहिए। एक डिग्री जर्नलिस्ट की, अब आप एक डॉक्टर बनता है, क्या कोई डॉक्टर एमबीबीएस किए बिना डॉक्टर बन सकता है? क्या आप किसी डॉक्टर के पास अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे जो एमबीबीएस नहीं हो? अब हम कई बार देखते हैं बाहर, आपने भी देखा होगा, मैं भी आपकी तरह ही हूँ और मैं आपका टीचर तो हूँ नहीं, तो आप देखते होंगे कई बार कोई थैला उठा के कुछ लोग चल रहे होते हैं, सिर पे बाल कम होते हैं उनके और वो कान साफ करने वाले होते हैं। देखें आप लोग ऐसे हाथ में सुई से पकड़ी होती है, ऊपर रुई लगाई होती है, आओ जी कान साफ करा दो, 20 रुपये में कान साफ करेंगे आप। देखें आप लोगों ने घूम रहे होते हैं बस स्टैंड के पास, रेलवे के, क्या आप लोग कान साफ करवाते हो वहाँ? क्यों नहीं करवाते? क्योंकि वो कोई ईएनटी का डॉक्टर नहीं है ना। आप किसी ईएनटी के डॉक्टर के पास जाओगे ना, हमें कान में दर्द हो रही है जी, कोई कुछ बताइए, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, उसके पास तो नहीं जाओगे। यही आज हमारी पत्रकारिता में जो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होगा वो कभी बायस्ड जर्नलिज्म नहीं करेगा। तभी आपने कई बार देखा होगा इस तरह की रिपोर्ट्स में आपको मैं नजर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं आपको वही नजर आऊँगा जहाँ पर मुझे लगता होगा कोई सच्चाई है, या फिर जहाँ पर हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल या स्कूल का भी हम पक्ष लेंगे, तो हम दोनों पक्ष लेकर न्यूज़ चलाएंगे। बड़ा अच्छा सवाल था, मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया। इसीलिए ज़रूरत होती है एक डिग्री की किसी भी सब्जेक्ट के लिए। एक आर्किटेक्ट बिना आर्किटेक्चर की डिग्री के आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, एक डॉक्टर बिना डॉक्टर की डिग्री के लिए बिना डॉक्टर। इसी तरह एक पत्रकार भी पत्रकारिता की डिग्री के बिना पत्रकार नहीं। और कोई सवाल? और कोई सवाल? दानिश बड़ियाल की तरह आपको भी सवाल करो। कुछ भी जरूरी नहीं है, कोई इंसिडेंट ही हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। Sir, my question is a very technical sir. सभी सुन लीजिए। Very शांत रहो please. आपको पहले ही बोला कि जब गेस्ट आ रहे हैं Nowadays, the mainstream media is having the kind of news which is far away from the objectivity. So, sir, please tell us what are these factors that keeps the journalist away from this objectivity? सर आपका वसीम सर हैं आपके, आपको सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश पढ़ाते हैं, अंग्रेजी के टीचर हैं, लेकिन आज हिंदी दिवस है, मुझे हिंदी का जवाब देना सर को।
तो जो सर का सवाल है वो सवाल मैं आप सबको एक बार हिंदी में समझाता हूँ। सर का सवाल ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि आजकल के टाइम पर जो खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया क्या होता है, जो डायरेक्टली आपको एज ए मीडिया देखने को मिलता है, वो मीडिया जो है आजकल ऑब्जेक्टिव को छोड़कर बाकी सारी खबरें दिखाता है। मतलब जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो नहीं दिखाएंगे, उसके अलावा चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है सर, ये सवाल। जब पत्रकारिता हमारे देश में शुरू हुई थी तो इस मेन स्ट्रीम से पहले जो पत्रकारिता हो गई थी उसे हम कहते थे अल्टरनेट जर्नलिज्म। अब ये अल्टरनेट जर्नलिज्म क्या था? अल्टरनेट जर्नलिज्म था जहां पर हम खेती बाड़ी की बात करते थे, स्कूलों की बात करते थे, हॉस्पिटल्स की बात करते थे, गाँव में क्या फर्टिलाइजर्स किसान तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं ये बात करते थे। जो हम आज भी वीडियोस देखते हैं डीडी किसान के ऊपर, डीडी किसान किसने देखा होगा? देखा पहले, वैसे लोगों ने नहीं देखा होगा, अच्छी बात है आपने देखा है। डीडी किसान के ऊपर आज भी आप देखें तो वो दिखाते हैं गांव में कैसे किसानों तक फर्टिलाइजर पहुंचता है। वहाँ पर आप जैसे स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स किसानों को कैसे बता रहे हैं आपको अपनी पौधे कैसे बचाने हैं, उनको कीड़ा लग जाएगा कैसे बचाना है। तो पहले इसके ऊपर भी आप न्यूज़ देखते थे, लेकिन आज आपको ऐसी न्यूज़ बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। क्या किसी ने जी न्यूज़ पे ऐसी रिपोर्ट देखी? किसी ने टाइम्स नाउ पे देखी? किसी ने रिपब्लिक टीवी पे देखी? बिल्कुल नहीं देखी। वहाँ पर ये होगा कि भाई राहुल गांधी ने कुर्ता डाला है, वो कुर्ता 41,000 रुपये का, 40,000 रुपये का कुर्ता राहुल गांधी ने डाला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सफारी सूट है वो 3 लाख रुपए का। अब आप बताइए क्या ये कोई खबर है? ये कोई खबर नहीं। देशवासियों के लिए खबर है कि आज अगर गांव के अंदर, अभी आपने देखा कैटल्स बफेलोज को एक बीमारी लगी थी, वायरस आ गया था, लंपी वायरस। अब गांव में अपनी जो जानवर है उनको कैसे बचाएं? एक आम लोगों के लिए ये न्यूज़ जरूरी है, लेकिन जी न्यूज़ पे, आज तक में, रिपब्लिक टीवी पे ये खबरें आपको नहीं मिलेंगी देखने को। किसी ने देखी इस पे कोई रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट नहीं, जिससे हमारे कितने सारे माल मवेशी जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि लोगों तक ये अवेयरनेस ही नहीं हुई कि अगर किसी के जानवर को लंपी वायरस हो जाएगा तो उन्हें क्या करना है। अब यहाँ पर एडवेंट होता है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, अब हमने जिम्मेदारी उठाई है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक सही खबर नहीं पहुंचाता तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ऑब्जेक्टिविटी से भी दूर है और रिसर्च भी नहीं करता। जैसे कि आपको मैं बताऊं, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने या टीचर्स ने न्यूज़ देखी होगी, आपको पता है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? किसी को पता है? बताओ कहाँ? नहीं। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? रियासी, जो कि हमारे जम्मू प्रोविंस का एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट। क्या है? डिस्ट्रिक्ट। वो जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट में रियासी जिसे कहते हैं, वहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है। जो वर्ल्ड में इतना हाईएस्ट ब्रिज कोई नहीं है, वो हमारे जम्मू के रियासी में बन रहा है। अब जी न्यूज़ पे रिपोर्ट आती है कि ये ब्रिज कश्मीर में बन रहा है, रियासी और उसके साथ लिखा होता है कश्मीर। बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी को पूछे मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है कि सब कुछ जो हो रहा है वो कश्मीर में ही हो रहा है, कि जम्मू में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आतंकवाद है तो वो जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू में तो है नहीं। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि विदाउट रिसर्च की जाती है। अब हम सोशल मीडिया के जो लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों तक ये बात पहुंचे कि भैया जम्मू के 10 ज़िले हैं और 10 ज़िलों में एक ज़िला है रियासी, और रियासी में बन रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज।
तो मेन स्ट्रीम मीडिया ऑब्जेक्टिविटी से कई जगह पर दूर होता है, कई खबरों में रिसर्च के बिना न्यूज़ करते हैं, जो सर का सवाल था। अब इसी चीज़ का एक जो हल आया है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया हर गांव, हर गली, हर वार्ड, हर पंचायत की न्यूज़ आप तक लेकर आ रहा है। इसीलिए आज एक टर्म इन्वेंट हुई है जिसे हम कहते हैं सिटीजन जर्नलिज्म या सिटीजन जर्नलिज्म। अब ये सिटीजन जर्नलिज्म क्या है, कोई बता सकता है? किसी को पता है सिटीजन जर्नलिस्ट क्या होता है? किसी को पता है सिटीजन जर्नलिज्म क्या होती है, सिटीजन जर्नलिस्ट क्या होता है? कोई बता सकता है? नहीं बता? तानिश बड़याल ये एक सिटीजन जर्नलिस्ट है। ये सिटीजन जर्नलिस्ट कैसे है? क्योंकि इसने वो न्यूज़ देखी, वो न्यूज़ इसके दिमाग में घूमी, तो इसको ये पता चला कि नहीं उस न्यूज़ के अंदर ये कमी है। तो आज हर एक व्यक्ति अपने घर में एक जर्नलिस्ट है। जैसे कि आपके मोहल्ले में गली टूटी हुई है, आप मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी गली जो है बड़ी टूटी हुई है, कल 3 लोग वहाँ पर स्कूटी पे आने से गिर गए, एक को इंजरी आ गई है, तो हमारी इस गली की जो है न्यूज़ बना। तो मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा आप एक काम करो, आप उसकी एक वीडियो बनाकर मुझे दे दो, उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके मुझे दे दो, मैं अभी उस फोटो को फेसबुक और ट्विटर पे डाल देता हूँ और मनोज सिन्हा जी जो LG हैं उनको टैग कर देता हूँ। तो जब आप वो फोटो खींच के वो वीडियो बनाकर मुझे देते हैं तो आप क्या बन गए? सिटीजन जर्नलिस्ट। तो सिटीजन जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अपनी गली मोहल्ले की भी चीज़ अगर आप रिपोर्ट करके देते हैं तो आप एक सिटीजन जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं है? अच्छा, 12th के बाद कौन कौन जर्नलिज्म करना चाहेगा? कौन कौन करना चाहेगा 12th के बाद जर्नलिज्म? किसी को पसंद नहीं आया? एक भी नहीं? अरे आप तो कर गए ना सवाल है, मैंने इस स्कूल में क्या सीखा और उसे आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं पत्रकारिता में? तो उसका जवाब ये है कि आज मैं जहाँ तक हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मेरा यही स्कूल, कि किसी तरह से यहाँ पर मैं पढ़ा और पढ़ने के बाद आज जहाँ तक भी पहुँचा हूँ उसके पीछे रामेश्वर मैगी सर का प्रिंसिपल, मेरे प्रिंसिपल और कई सारे यहाँ के टीचर्स, उनका योगदान है। और जब भी मैं पत्रकारिता करता हूँ तो वैसे तो 10th क्लास तक आपको जर्नलिज्म में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। काश जब मैं भी आपकी तरह यहाँ पढ़ रहा होता तो कोई हमें भी यहाँ पर जर्नलिस्ट आकर कुछ समझाते तो हमारे तक वो बातें पहुँचती। लेकिन ज़रूर जो आदर्श इस स्कूल में सिखाए गए हैं मैं पत्रकारिता में वो जरूर इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे कि जब मेरे को सीनियर पत्रकार आते हैं तो मैं अपना स्थान छोड़कर उनको अपना स्थान देता हूँ कि वो बैठ के अगर जगह नहीं होती, क्योंकि ये मॉरल शिक्षा मुझे स्कूल में दी गई है कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो ये चीज़ मैं अपनी पत्रकारिता में जरूर इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो पत्रकारिता से कहीं लिंक नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर करना, एक डिसिप्लिन लाइफ जो सिखाई गई वो स्कूल में मुझे सिखाई गई, तो वो मैं इम्प्लीमेंट जरूर करता हूँ जब कभी भी मुझे मौका मिले। तो मैं बिल्कुल लास्ट में एक चीज़ आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको पत्रकार नहीं भी बनना है फिर भी आप जिस भी स्ट्रीम को ऑप्ट करें, जिस भी फील्ड में जाएं, साथ साथ में कोशिश करें, खास करके जो हमारे बच्चियाँ हैं, कि अपना एक YouTube चैनल पर जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है, अगर आप अच्छा खाना बना सकते हैं उसकी वीडियोस डाल सकते हैं, आपके अंदर कोई भी स्किल है आप वो वीडियोस डाल सकते हैं, ताकि आप अपने YouTube चैनल से कुछ अर्न कर सकें और आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कम हो
और अपनी अर्निंग से अपनी पढ़ाई को आगे भी बढ़ा सकें। क्योंकि मैं जब यहाँ से 10th पास करके निकला था तो हमारी भी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने 10th क्लास से ही अपना YouTube चैनल बनाया हुआ। आज मेरे YouTube चैनल के 3,10,000 सब्सक्राइबर हैं, जो कि मेरे हैं। आशीष कोहली के नाम से आप भी सर्च कर सकते हैं, आशीष कोहली YouTube के ऊपर। वो मेरा चैनल है जो मेरा अपना है। जिस चैनल में मैं काम करता हूँ वहाँ का YouTube चैनल अलग है, मेरा अपना अलग है। कि अगर मेरे पास कोई नौकरी ना भी हो तो मैं अपने YouTube चैनल से अर्न कर सकता हूँ। मैंने 11th 12th BCom PG जर्नलिज्म की इग्नू से, उसके बाद मास्टर्स की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। आप सबको बता दूं कि इस पढ़ाई का 11वीं से लेकर मास्टर्स तक की पढ़ाई का खर्चा मैंने घर से नहीं लिया। मैंने वो खर्चा अपने YouTube चैनल से और साथ साथ में जॉब करके किया है। इसलिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकते हैं, अपने परिवार के को ये बोलकर कि हम अपनी पढ़ाई का जितना हो सकता है। मैं नहीं कहता कि आप 1 लाख रुपया महीने का कमाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप 1,000 रुपये भी कमाते हैं और आप उससे अपने परिवार को बोलते हैं कि मेरी पढ़ाई में ये पैसे भी लगाइएगा, तो वो परिवार को भी अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे आज इतनी सी उम्र में भी अपना खुद से खर्चा या अपने रेवेन्यू जनरेट करना सीख चुके हैं, जिससे आने वाले समय में अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं भी मिलती तो आप लोग जॉब सीकर नहीं बनेंगे, आप लोग जॉब गिवर बनेंगे। आप आगे लोगों को जॉब देंगे, आप मांगेंगे नहीं, आप अपने साथ 10 को और जोड़ेंगे ताकि आप उनको आगे जॉब दे सकें। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने सुना और बड़े आराम से सुना। वैसे आराम से बैठना और चुप बैठना सबसे मुश्किल काम है, और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। लेकिन मम्मी पापा तो कहते हैं कि मोबाइल कम से कम यूज करना चाहिए, तो किस तरह से कंटेंट को खत्म करेंगे आप? मोबाइल बिल्कुल कम यूज करना चाहिए, लेकिन मैं ये आप लोगों को 12वीं के बाद की बात कर रहा हूँ कि 12वीं के बाद तो कई सारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी, अगर आपको कोई IAS या JKAS की पढ़ाई करनी है या कोई कोचिंग लेनी है तो आपको YouTube से कोचिंग भी लेनी पड़ती है। आप मोबाइल का भी यूज़ कीजिए, लेकिन महीने में एक दिन कोई वीडियो पोस्ट कर दें ताकि आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है चलती रहे। मोबाइल पे PUBG मत खेलिए, तो PUBG बिल्कुल मत खेलिए। मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। आज हिंदी दिवस है, जिसे हम एडवांटेज कहते हैं, उसकी आप एडवांटेज लें अपनी पढ़ाई के ऊपर। डिसएडवांटेजेस हैं गेम्स या PUBG, या जब तक आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से भी दूर रहें, हमारी खबरें कम देखें, पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वो जरूर दें। थैंक यू। सभी को मेरी तरफ से राम राम।